काठमांडू एयरपोर्ट। रॉयल नेपाल एयरलाइंस के जहाज ने ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। उस वक्त मैं हकीकतन डरा हुआ था। खौफ की लहरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थीं। मेरी नजरें एयरपोर्ट बिल्डिंग के कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई थी। हर लम्हे यही ख्याल गुजरता कि अब पुलिस की जीप नमूदार होगी, पायलट जहाज को टैक्सी वे पर ही रोक लेगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगरचे ऐसे मरहले पहले भी कई बार मुझ पर गुजर चुके थे, लेकिन 3.5 साल मुसलसल जिंदगी और मौत का खेल खेलते खेलते मैं अब जहनी तौर पर टूट फूट चुका था। और अब तो बात यहाँ तक आन पहुंची थी कि एक तरफ आजादी, अपना वतन, अपना घर और घर वाले, और दूसरी तरफ 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ अजियतनाक मौत। और इन दोनों के बीच महज चंद मिनट का फर्क था, सिर्फ चंद मिनट। किस्मत ने जिंदगी की बाजी खेलते हुए मुझे हमेशा 3 इक्के दिए, लेकिन हर बार तो 3 इक्के नहीं मिलते, और अब तो ये आखिरी दाव था। अगर बाजी उल्टी पड़ी तो खौफ की लहर ने मुझे एक झटका दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और सब कुछ उस कादिर मुतलक पर छोड़ दिया जिसकी ताकत और कुदरत की कोई हद नहीं। इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है। इंसानी जिद्दोजहद की एक हद होती है और उसके बाद वो महज मजबूर, लाचार और तलबगार होता है रब्बुल जलाल वल इकराम की रजा का। मुझ पर एक गुनूदगी सी छा गई थी। अचानक एयर होस्टेस की मधुर आवाज मुझे गुनूदगी से बाहर ले आई। सेफ्टी बेल्ट्स खोलने और सिगरेट पीने की इजाजत मिल गई थी। मैंने सिगरेट निकाल कर सुलगाया और एक लंबा कश लिया। जहाज हिमालय की बर्फपोश चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी दाएं तरफ दिखाई दे रही थी। जहाज के अक्सर मुसाफिर ये चोटी देखने के लिए जहाज की इस जानिब की खिड़कियों की तरफ चले आए थे, लेकिन मेरा जहन सिगरेट के धुएं के मरगूलों के साथ माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल, 1185 दिन, और इन 1185 दिनों में बीते हुए अनगिनत वाकयात एक तेज रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे से गुजर गए। जल्द ही पहाड़ खत्म हो गए। एयर होस्टेस ने बताया कि अब हम बांग्लादेश के ऊपर से गुजर रहे हैं और दरियाए कर्नाफली का डेल्टा हमारे नीचे है। दर्जनों पार्टों में तकसीम डेल्टा मीलों तक फैला हुआ था और शाम के ढलते हुए सूरज की तिरछी शुआओं ने दरियाए कर्नाफली की इन दर्जनों शाखों में एक आग सी लगा रखी थी। शायद ऐसे ही किसी मंजर के फरेब नजर ने शेख मुजीबुर रहमान को मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करके बांग्लादेश बनाने के लिए हमार देश, तमार देश, सनार देश कहने पर मजबूर किया था। लेकिन ये तो महज अक्स था, फरेब नजर था जिसे सच समझकर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत को 2 लख्त कर दिया गया। उस वक्त बांग्लादेश बने कई साल बीत चुके थे, लेकिन मशरकी पाकिस्तान के लिए लफ्ज बांग्लादेश मेरे दिमाग में कहीं फिट नहीं होता। और आज भी यही हाल है कि चाहे कितनों को बुरा लगे, मैं उस खित्ता जमीन को साबिक मशरकी पाकिस्तान ही कहता हूँ। जैसे दूरी और जुदाई से खून के रिश्ते नहीं टूटते, वैसे ही उस खित्ता जमीन को साबिक मशरकी पाकिस्तान कहने से अपनायत का एक अनदेखा रिश्ता महसूस होता है। अपना था फिर साबिक हो गया। ये रिश्ता कायम रहा तो साबिक फिर अपना हो सकता है इंशाल्लाह। खैर, हमारे जहाज की मंजिल बैंकॉक थी और मुझे बैंकॉक के पाकिस्तानी सिफारत खाने से कराची के लिए हवाई टिकट लेना था। ये वाकया अचानक मेरे जहन में आ गया तो ये वाकयात के तसलसल का एक हिस्सा है। इसे आपकी आगाही के लिए बयान कर देते हैं। मेरा सफर कैसे शुरू हुआ, मैं इसे आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे अफगान एयर के जहाज पर भी भेजा जा सकता था जो यूएनओ ने पाकिस्तानी महाजरों के लिए चार्टर किए थे, लेकिन अफगान एयर के जहाज दिल्ली के हवाई अड्डे पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरते थे। इस दौरान भारतीय सीबीआई और फौजी जासूसी इदारे के कारकुन जहाज में आकर मुसाफिरों को चेक करते और अगर उनमें कोई वांटेड होता तो उसे उतार कर ले जाते। मेरा नाम तो उनके मतलूबा अफराद में बहुत नुमाया था। और फिर काठमांडू में भारतीय सिफारत खाना मेरी असलियत का इल्म हो जाने पर मेरी नक्लो हरकत पर मुसलसल कड़ी नजर रखता था। इसीलिए मुझे काठमांडू एयरपोर्ट पर चीन की सिफारती गाड़ी में लाया गया। इमिग्रेशन के कागजात भी उन्हीं के वसाइल से मेरी गैर मौजूदगी में मुकम्मल हुए और जहाज की ऐन रवानगी के वक्त जबकि सीढ़ियां हटाई जा रही थीं, सिफारती गाड़ी जहाज के करीब आई और मुझे जहाज में बिठा दिया गया। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद जब तक जहाज ने खासी परवाज न कर ली, अंदेशे मेरे दिमाग में सर उठाते रहे। जहाज रॉयल नेपाल एयरलाइंस का था और बहुत कम मुसाफिर थे। मैं निस्बतन ज्यादा खाली सीटों के हिस्से में एक सीट पर बैठा हुआ था। बैंकॉक तक का सफर 6.5 घंटे का था। जहन ने माजी में छलांग लगाई और जहां आके रुका वो 16 दिसंबर 1971 का मनहूस दिन था। मैं तरबेला डैम बनाने वाली कंपनी टीजेवी तरबेला जॉइंट वेंचर में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर था। माकूल तनख्वाह थी। कंपनी ने बहुत सी सहूलतें दे रखी थी और जिंदगी निहायत सुकून से गुजर रही थी। भारत से हमारी जंग जारी थी।
हमारे ज़राए अबलाग कामयाबी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कभी चीनी इमदाद और कभी अमरीकी छठे बहरी बेड़े के अनकरीब आमद के मुजदे सुनाए जा रहे थे। यूएनओ में हजारों साल तक जंग जारी रखने के अहद किए जा रहे थे। जंग बंद करने के लिए पोलैंड की करारदाद, जिसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल थी, हमारे वफ्द के सरबराह ने फाड़ दी थी। ये महसूस करवाया जा रहा था कि आइंदा चंद दिनों में ही भारत घुटने टेक देगा और जंग बंदी के इवज मकबूजा कश्मीर हमें तश्तरी में रख कर पेश करेगा। जनरल नियाजी उन दिनों मशरकी कमान के सरबराह थे। उनके इस बयान की बड़ी तशहीर की गई कि भारतीय अफवाज को वापस उनकी सरहदों में धकेल दिया गया है और भारतीय टैंक उनकी लाश पर से ही गुजर कर ढाका में दाखिल हो सकते हैं। इन खुशकुन दावों से बहलाए गए दिल पर BBC की ये खबर बिजली बनकर गिरी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी अफवाज हथियार डालने का मुआहिदा कर चुकी है और जनरल नियाजी ने इस रस्म की अदायगी के लिए अपने पुराने साथी भारतीय जनरल अरोड़ा को ढाका आने की दावत दी है। यकीन जानिए कि पहले तो इस खबर को सच मानने पर दिल टिका ही नहीं कि मुसलमान हिंदुओं के आगे हथियार डाल देंगे। मोहम्मद बिन कासिम का चंद हजार जवानों के साथ राजा ताहिर को शिकस्त देना, महमूद गजनवी के 17 हमलों में जिनमें सवारों की तादाद कभी भी 10,000 से ज्यादा नहीं थी, हिंदुस्तान भर के राजाओं की लाखों की अफवाज को हर बार शिकस्त देना और सोमनाथ तक जा पहुंचना और बेशुमार जर्रो जवाहिर को ठुकरा कर बुत फरोश की बजाय बुत शिकन कहलाना, हिंदुओं की सबसे बहादुर जात राजपूतों की सबसे आला नस्ल सूरजदंसी की जोधाबाई से शहनशाह अकबर का शादी करना, जबकि हिंदुओं के धर्म के मुताबिक उन पर मुसलमानों का साया पड़ने से भी वो नापाक यानी भ्रष्ट हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का राजा जयचंद को 4 मरतबा शिकस्त देना और हर बार उससे अपने पांव धुलवा कर उसे छोड़ देना। जो कौम मदीना की गलियों से निकलकर एक तरफ अफ्रीका को फतह करके यूरोप में स्पेन और अल्बानिया तक जा पहुंची और दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, मशरकी रूस की रियासतों को फतह करके मलेशिया और इंडोनेशिया पर अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़े, वो कौम जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी और टीपू सुल्तान जैसे दलेर जर्नैल पैदा हुए, जिनका नाम सुनते ही गैर मुस्लिम हुक्मरान खौफ से कांपने लग जाते थे। और आज उस कौम की सबसे बड़ी सल्तनत में मुसलमान अफवाज की सबसे बड़ी तादाद उस कौम के सामने हथियार डालने पर मजबूर हुई जिस पर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की थी। मुसलमानों की तारीख में 1400 बरस की कामयाबियों के तसलसल के बाद यकलख्त ये नाकामी, और इतनी बड़ी नाकामी जिसने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, ज़हन को काबिल कबूल न थी। ये नाकामी बिला जवाज न थी। इसकी वजह हमेशा की तरह गद्दारों का किरदार था। जाफर अस बंगाल, सादिक अस दकन, नंग दी नंग कौम नंग वतन। मुसलमानों को जब कभी भी हजीमत का सामना हुआ उसकी वजह महज और महज गद्दारों का किरदार था। और 1971 में तो मशरकी पाकिस्तान के भोले भाले अवाम को गद्दार लीडरों ने कुछ ऐसा बहका दिया था कि वो मगरबी पाकिस्तानियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। और फिर सब कुछ लुट जाने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्हीं गद्दार लीडरों का जो हशर किया वो सब जानते हैं। खैर, असल मौजू से मैं काफी दूर आ गया हूँ, लेकिन अपनी दास्तान बयान करने का मेरा एक मकसद ये भी है कि अपनी नौजवान नस्ल को बताऊं कि मजहब से दूरी हमें कहाँ ले आई है। हम भटकते हुए कहीं इतनी दूर न निकल जाएं कि वापसी मुमकिन न हो। आपस में दस्तो गिरबां होने की बजाय हमें उन तागूती ताकतों की गिरफ्त से न सिर्फ निकलना है बल्कि उन्हें नीस्तो नाबूद भी करना है, और इसी में हमारी बका है। गैर मुस्लिम कुव्वतें अपने हर हरबे से हमें इस्लाम से दूर ले जा रही हैं। जिस तरह स्पेन, जहां मुसलमानों ने 800 बरस हुक्मरानी की, वहां आज एक मुस्लिम भी स्पेनिश नेशनल नहीं है। इसी तरह गैर मुस्लिम कुव्वतें चाहती हैं कि दुनिया भर से मुसलमानों का नाम मिट जाए या फिर वो सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह जाएं। नाम के भी कहां, वक़ार से विकी, जमील से जिमी और अकील से इक्की बन जाएं। सिर्फ एक वाक़े की मुख्तसर सी तशरीह के बाद असल कहानी पर आ रहा हूँ। खाना काबा में बेसते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सैकड़ों बुत रखे हुए थे। इनमें 2 बड़े बुत लात और मनात थे, यानी ये दूसरे बुतों के सरदार थे। बुत परस्ती हिंद से निकलकर हिजाज और मक्का तक जा पहुंची थी। 100 के अदद को फारसी में सद, अरबी में मेअतुन, अंग्रेजी में 100 कहते हैं। 100 संस्कृत जबान का लफ्ज है। मनात नामी जो बुत खाना काबा में था उससे 100 गुना ताकतवर बुत हिंदुस्तान में था, जिसे वो 100 मनात कहते थे, यानी 100 मनात के बराबर। सोमनाथ का बुत मंदिर के एक खास कमरे में हवा में मौल्लक था और लोहे का बना हुआ था। हिंदू उस वक्त मकनातीस दरियाफ्त कर चुके थे और उस कमरे का फर्श, छत और दीवारें मकनातीसी लोहे की बनी हुई थी। सोमनाथ के बुत को इस तरह मौल्लक किया गया था कि चारों दीवारों, छत और फर्श की मकनातीसी कशिश से वो हवा में बगैर किसी सहारे के इस्तादा था, और इसी वजह से उसे बुतों का
सरदार कहा जाता था। हिंदू मत जो हर ताकत को अपना धर्म समझता है वो उनका खुदा था और उनका 100वां हिस्सा खाना काबा में मनात नाम से मौजूद था। मैं समझता हूँ कि महमूद गजनवी ने जो गुनाह भी किए थे, सोमनाथ को तोड़कर उसने उन गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। महमूद गजनवी वापसी पर अपने हमरा सोमनाथ का दरवाजा ले गया था जो काबुल के अजायब घर में 1948 तक मौजूद था। अफगानिस्तान के फरमारवा ने वो दरवाजा भारत को वापस कर दिया और उस दरवाजे को लगाकर भारत ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ शुरू की, जिसकी बहुत तशहीर की गई। इस मौके पर पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान शहीद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कौम से अपील की कि जिस तारीख को सोमनाथ की तामीर नौ शुरू हो उस रोज पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम महमूद रखा जाए। आज जहां न सिर्फ महमूद की बल्कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर, सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान की भी बेहद जरूरत है। मुझे यकीन है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की रहमत पर कि हमारे मुल्क में इन औसाफ के मालिक बहुत सारे जवान होंगे। उन्हें सिर्फ एहसास दिलाने की जरूरत है। मैं हरगिज मायूस नहीं हूँ। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। दुनिया भर में सिर्फ मुसलमानों को मार्शल रेस यानी जंगजू कौम कहा जाता है। इसी मार्शल रेस की सबसे बड़ी सल्तनत के 2 लख्त होने और दुनिया भर में मुसलमान फौजियों की सबसे बड़ी तादाद में हिंदुओं के आगे हथियार डालने का वाकया कोई मामूली सदमा नहीं था। इस सदमे की वजह से 2 दिन हमारे घर खाना न पका। मुझ पर इस सदमे का इतना असर हुआ कि मैं हालत जुनू में इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी गाड़ी में बगैर किसी मंजिल के निकल गया। जब जरा हवा संभले तो मैं जेहलम से भी आगे आ चुका था। उस वक्त मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी गाड़ी टकरा जाए और मैं मर जाऊं। हवास जरा संभले तो सोचा कि मायूसी गुनाह है, बजाय इसके कि मैं अपनी जान बिला मकसद के जाया करूं, क्यों ना इसे मुल्क मिल्लत के मफाद पर निछावर कर दूं। 16 दिसंबर को सुकूत ढाका हुआ और 17 दिसंबर 1971 को मेरा बड़ा बेटा तरबिला के कंपनी अस्पताल में पैदा हुआ, लेकिन मैंने उसकी सूरत 2 रोज बाद देखी। कंपनी का जनरल मैनेजर और मैं चूंकि एक ही दफ्तर में बैठते थे, इसलिए दिन में कई बार उससे मिलने का मौका मिलता था। गालिबन 20 या 21 दिसंबर को वो मेरे कमरे में आया और कहा कि मैं तुम्हें लड़के के पैदा होने की मुबारकबाद दूं या पाकिस्तान के 2 लख्त होने और शिकस्त खाने का अफसोस करूं। मैंने उसे जवाब दिया कि कौमों की तारीख में उतार चढ़ाव का 34 बरस का अरसा कोई हकीकत या फैसला कुन असर नहीं रखता। 6 बरस कबल इसी भारत को हमने ऐसी शिकस्त दी थी कि दौरान जंग इसके नुमाइंदे ने UNO में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम अभी और इसी वक्त जंग बंदी के लिए तैयार हैं। जंग बंदी के फौरन बाद मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत होने के बाद भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री अपनी मुकम्मल शिकस्त से बचने की खुशी बर्दाश्त न करते हुए वहीं मर गया। 1965 की जंग में पाकिस्तानी बॉर्डर से 240 मील दूर भारतीय हुकूमत ने अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से इलाहाबाद मुंतकिल कर दिया था। बगैर ऐलान जंग के हमला करने वाले भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 14 मील के फासले पर लाहौर और 6 मील के फासले पर सियालकोट जैसे अहम शहरों तक न पहुंच सके, जबकि उस वक्त उनके कमांडर इन चीफ ने ऐलान किया था कि 6 सितंबर की दोपहर को मैं लाहौर जिमखाना में छोटा पैग पीऊंगा। भारतीय मकबूजा कश्मीर में छम्ब जौड़ियां की छावनी पर हमारा झंडा लहरा रहा था। कसूर सेक्टर में भारतीय सरहद में 11 मील अंदर हमने उनके खासे बड़े शहर खेमकरन पर कब्जा कर लिया था। हमने भारतीय एयरफोर्स के 300 से ज्यादा जहाजों को हवाई जंग में और हवाई अड्डों पर ही तबाह कर दिया। हमारे अकेले हवाबाज महमूद आलम ने सरगोधा के हवाई अड्डे पर हमला करने वाले 6 भारतीय MiG-19 जहाजों को सिर्फ 45 सेकंड में MiG-19 से कमतर जहाज F-86 से तबाह कर दिया था। उस वक्त हमारी सारी कौम एक थी। जैसे हाथ की 4 उंगलियां और एक अंगूठा मिलकर घूसा बन जाता है, उस वक्त पूरी कौम एक घूसा बन चुकी थी। भारतीय तो पाकिस्तानी घूसे से ऐसा डरता है कि शहीद लियाकत अली खान ने भारत को सिर्फ घूसा ही दिखाया था कि भारत डर कर अपनी फौजों को बॉर्डर से बहुत पीछे हटा कर ले गया। लेकिन अफसोस कि अब हमारी कौम सियासी लीडरों के बहकावे में आकर बढ़ चुकी थी, जिसका नतीजा हमें इस शिकस्त की सूरत में मिला। मैंने जनरल मैनेजर को कहा कि तुम मुझे बच्चे की पैदाइश की मुबारक दो, क्योंकि ये बच्चा एक नई शहर की नवीद लेकर आया है। कहने को तो दिल को बहुत ढारस देता था, लेकिन दिल था कि काबू में आ ही नहीं रहा था। बिलाखिर जनवरी 1972 के दूसरे अशरे में मैंने मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। 1 माह का नोटिस पीरियड पूरा करके मैं अपनी फैमिली को अपने आबाई गांव में छोड़कर रावलपिंडी आ गया और अफवाज पाकिस्तान के एक इंतहाई हसास इदारे में जाकर खुद को किसी भी किस्म के खतरनाक काम को करने के लिए वॉलंटियर कर दिया। इदारे के हुकाम पहले तो हैरान हुए कि मायूसी के इस दौर में एक सिविलियन इस तरह खुद को वॉलंटियर कर रहा है। करीब 20 रोज मेरे मुख्तलिफ अकसाम के इंटरव्यू होते रहे। इस दौरान उन्होंने अपने जराए से मेरे पूरे माजी को खंगाल डाला।
जब वो पूरे तौर पर मुतमईन हो गए तो उन्होंने मुझे दरपेश आने वाली मुश्किलात, जिंदगी के खतरे और पकड़े जाने की सूरत में इंतहाई तशद्दुद से डराना चाहा, क्योंकि वो चाहते थे कि इस इदारे के लिए काम करने का मेरा इरादा अगर महज एक वक्ती जुनून है तो इस सूरत में मैं बैकआउट हो जाऊं। लेकिन मेरी साबित कदमी से जब उन्होंने देखा कि मैं वक्ती जुनून का शिकार नहीं बल्कि अपने वतन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को दिल की गहराइयों से तैयार हूँ, तो पहली मुलाकात से 1 माह के अंदर मुझे बाकायदा तौर पर इदारे में शामिल कर लिया गया और 1 हफ्ते के अंदर मेरी तरबियत शुरू कर दी गई। मेरी तरबियत के लिए 6 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई थी, जो मैंने 4 माह और चंद रोज में मुकम्मल की। मुल्क की सलामती के पेश नजर तरबियत की तफसीलात में न जा सकूंगा। मुख्तसरन सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि बेपनाह जिस्मानी मुशक्कत, जुडो कराटे, स्टैटिक एंड मोबाइल सर्वेलेंस के तरीके और अगर खुद दुश्मन के जाल में फंस जाऊं तो उससे निकलने के तरीके, और सबसे अहम ये कि इस दौरान मुझे मुकम्मल तौर पर एक भारतीय शहरी बना दिया गया था। उनके तौर तरीके, रस्म रिवाज, जबान, सियासी और माशरती जिंदगी के अलावा भारतीय अफवाज के मुतालिक तमाम मालूमात भी अजबर करवा दी गई थी। उनकी ट्रेनों, बसों के अड्डों, शहरों, सूबों, गर्जे के हर वो बात जो एक पढ़े लिखे भारतीय से तवक्को की जा सकती है, इस तरह मेरे दिमाग में बिठा दी गई कि मैं एक मुकम्मल भारतीय शहरी का रूप धार गया। उसके बाद तशद्दुद और जिस्मानी और ज़हनी अजियत बर्दाश्त करने की तरबियत दी गई, क्योंकि मेरे असातिज़ा ये जांचना चाहते थे कि मैं किस हद तक तशद्दुद और अजियत सह सकता हूँ। फिर वायरलेस ऑपरेट करना, छावनियों और फौजी पड़ाव पर हमले, मालूमात के हुसूल के तरीके, गर्जे के हर पहलू से मुझे अपने फराइज की अंजामदही के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। मेरी जिंदगी की सबसे पहली मुलाजमत, जो साबिक मशरकी पाकिस्तान में चिटागोंग में एक मशहूर कंपनी में चाय की ब्लेंडिंग की थी, वो भारत में मुझे अपने कवर के लिए बहुत काम आई। मैं लूज टी के एक ताजिर के तौर पर हर छावनी में जा सकता था। कवर के मुताबिक बंबई में न्यू नागपाड़ा का रिहायशी था और यहाँ तक मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया था कि अगर कोई मेरे दिए हुए एड्रेस से मेरा पूछे तो उसे ये बताया जाता कि विनोद चोपड़ा यहाँ रहता है और चाय का कारोबार करता है। विनोद चोपड़ा मेरा कवर नाम था। तरबियत का आखिरी हिस्सा पाकिस्तानी छावनियों से मतलूबा मालूमात हासिल करना थी और यही मेरा इम्तिहान था। मैंने न सिर्फ मतलूबा मालूमात हासिल की बल्कि उनके बाज़ हसास खुफिया राज भी मालूम करके अपने असातिज़ा को दिए। चुनाचे मुझे ग्रुप लीडर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया। मेरे ग्रुप में 4 और साथी थे जो अफवाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ कामों के माहिर थे। इनमें वायरलेस टेक्नीशियन, ब्लास्टिंग के माहिर, दौरान मिशन खतरे को भांपने वाले यानी हमारी निगरानी करने और कहीं फंस जाएं तो दुश्मन को जेर करने या हलाक करने वाले थे। गर्जे के ये एक मुकम्मल ग्रुप था। बहैसियत ग्रुप लीडर के वो मेरा हर हुक्म मानने के पाबंद थे और खुद अपने फैसले से कोई काम सरअंजाम देने की उन्हें इजाजत नहीं थी। मुझे उनसे अलग रहना और उन सब की रिहाइश का इल्म रखना था, लेकिन उन्हें मेरी रिहाइश का इल्म नहीं होना चाहिए था। भारत में अपने हमदर्दों से राब्ता करने की सिर्फ मुझे इजाजत थी। गर्जे के हम 5 अफराद की ये छोटी सी फौज अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थी और हमें 24 घंटे के नोटिस पर अपने मिशन पर रवाना होना था। एक बात मजीद कि हम 5 को पहली बार सिर्फ तरबियत मुकम्मल होने के बाद चंद लम्हों के लिए मिलाया गया। एक दूसरे के मुतालिक तफसीली मालूमात किसी को न थी। ये ऐसी मुहिमों के लिए इंतहाई अहम होता है ताकि अगर कोई दुश्मन की गिरफ्त में आ जाए तो तशद्दुद बर्दाश्त न करने की सूरत में बाकी साथियों के मुतालिक कुछ न बता सके। आखिरी काम जो अपने राजों और साथियों की हिफाजत के लिए किया गया था वो ये कि हमारी एक एक दाढ़ निकाल कर उसकी जगह सख्त प्लास्टिक की दाढ़ लगा दी गई थी ताकि जब तशद्दुद बर्दाश्त करने की सकत न रह जाए तो दाढ़ को चबा लिया जाए। दाढ़ में साइनाइड भरा हुआ था। दुश्मन को राज बताकर गद्दार कहलाने से बदरजहा बेहतर है कि मौत को गले लगाकर शहीद हो जाओ ताकि आइंदा नस्लें तुम पर फख्र कर सकें। ये था हमारी तरबियत का मुख्तसर अहवाल, जिसकी तकमील पे हमें भारत में अपने मिशन सरअंजाम देने के लिए स्टैंड बाय पोजीशन में कर दिया गया था। हम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अपने मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सुकूत ढाका के बाद भारत अपनी 80% से ज्यादा फौज मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि साबिका मशरकी पाकिस्तान के बाद भारत पाकिस्तान के इस मुश्किल दौर से फायदा उठाकर मगरबी पाकिस्तान को भी निगल जाना चाहता है। भारत को अपनी अफवाज से ज्यादा उस वक्त रूस से किए गए दिफाई मुआहदे पर बहुत गुरूर और भरोसा था, जिसके तहत भारत पर हमला रूस पर हमला समझा जाता। पाकिस्तानी अफवाज ने दौरान जंग उसी भारतीय रूसी मुआहदे की वजह से महज दिफाई जंग लड़ी थी और भारत को इसी वजह से मौका मिल गया था कि वो मगरबी पाकिस्तान के दिफाई लिहाज से कमजोर पॉइंट्स पर भरपूर हमला करके पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो जाए। चुनाचे जंग बंदी के बाद मगरबी पाकिस्तान का 5000 मुरब्बा मील इलाका भारत के कब्जे में जा चुका था। अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम मायूसी का शिकार थी।
पाकिस्तान ने बाद में अफगानिस्तान में रूसी अफवाज को शिकस्त देकर, जिसके नतीजे में रूस टुकड़े टुकड़े हो गया, अपना बदला ले लिया और इंशाल्लाह 1971 की शिकस्त का भी हम पूरा बदला लेंगे। हमारा ग्रुप स्टैंड बाय पोजीशन में था कि हमें 3 दिन की रुख्सत दी गई और हिदायत की गई कि अपना सब सामान घर छोड़ाएं और सिर्फ जूतों का एक जोड़ा जो पहना हो और 2 ऐसे जोड़े पैंट कमीज लाएं जिन पर कोई भी ऐसा निशान न हो कि वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। ये छुट्टी हमारे लिए रवानगी का ग्रीन सिग्नल थी। मुझसे कागजात पर अपने वरसा के नाम लिखवाए गए, जिनकी एक कॉपी मुझे अपने वरसा को देने के लिए दी गई। मेरे बाकी चारों साथी तो बाकायदा फौजी थे और उनके कागजात पहले से ही तैयार थे। दौरान मिशन मौत की सूरत में वरसा के लिए माकूल रकम और बहुत सहूलतें देने का इंतराज था। उस वक्त मेरी वालिदा बाकायदे हयात थीं, बीवी और चंद माह का लड़का था। मैंने वरसा में पहले वालिदा का नाम लिखा और बाद में बीवी और बच्चे का और 3 रोजा छुट्टी पे रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। मेरी बीवी तो कुछ न समझ सकी, लेकिन वालिदा ने मेरी अंदरूनी कैफियत को कुछ भांप लिया। मैंने अपने घर वालों को भी ये न बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उन्हें तो सिर्फ ये इल्म था कि मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ। रवानगी से चंद लम्हे कबल मैंने वालिदा को बंद लिफाफे में कागजात दिए और कहा कि इन्हें निहायत संभाल कर रखें। वालिद मरहूम की कब्र पर उस रोज मैं घंटों मौजूद रहा। रवानगी के वक्त वालिदा बीवी और बच्चे से इस तरह मिला जैसे शायद आइंदा मुलाकात नसीब न हो। मेरी जो अंदरूनी कैफियत थी उसका आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन मैंने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि चेहरे से उसका इजहार न हो। वालिदा और बीवी को मैंने ये बताया कि कंपनी की तरफ से मुझे शायद चंद माह के लिए श्रीलंका जाना पड़े, इसलिए मेरी तरफ से खुतूत आने में देर हो सकती है। मैं फोन पर दफ्तर वालों से आपकी खैरियत मालूम कर लिया करूंगा और मेरे दफ्तर वाले मेरी तनख्वाह और मेरी खैरियत से आपको आगाह कर दिया करेंगे। ये सब बातें मैंने अपने सीनियर्स की हिदायत के ऐन मुताबिक की थी। घर वालों को ये इंतजाम कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने उन्हें सवाल करने का मौका ही न दिया और शाम को 7 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अगली सुबह 8 बजे हमें लाहौर ऑफिस में रिपोर्ट करनी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।